इस कहानी को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक ना देखा हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि रमा रतन के यहाँ पैसे वापस मांगने जाता है, पर बिना कुछ मांगे ही लौट आता है। रास्ते में उसे ख्याल आया कि उसने तो पैसे मांगे ही नहीं। वह गंगू के पास जाता है, शायद गंगू कोई पैसों का जुगाड़ कर दे। जब वह सर्राफे पहुंचता है तो गंगू की दुकान तो बंद हो जाती है, लेकिन उसे चरणदास आता हुआ दिखाई देता है। चरणदास भी पैसों का तकाजा करने लगता है। वह चरणदास को बिना कोई जवाब दिए घर लौट आता है। घर लौटते ही जालपा उससे पूछती है, कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी। रमानाथ बोला, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपये मेरे भी थे। जालपा बोली, तो मुझे क्या मालूम था, तुमने कहा भी तो ना था। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वह आप ही भेज देगी। रमानाथ बोला, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा ने कहा, कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास है। रमा को विश्वास न आया, बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास, इतने रुपए कहाँ से आए। जालपा बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं तो 200 रुपये देने कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपये यह दे दे, 200 रुपये रतन से ले लूँ, 100 रुपये मेरे पास हैं ही, तो कुल 300 की रकम रह जाएगी। मगर यह 300 रुपये कहाँ से आएंगे। ऐसा कोई नजर ना आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो। रमानाथ बोला, सोच किस बात का, क्या मैं उदास हूं। जालपा ने कहा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ ने कहा, ऐसी कोई बात होती तो तुमसे छिपाता। जालपा बोली, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे, ऋषियों की आज्ञा नहीं है। रमानाथ ने कहा, मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूं। जालपा बोली, वह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देखती। रमानाथ ने कहा, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो। जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ बोला, क्या देखा। जालपा ने बताया, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं, कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता, इस समय वह अपने को सशंकित होने से ना रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो। जालपा बोली, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा, कह देता हूं, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे,
सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, ना जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा होऊंगा। जालपा बोली, अच्छा, तो करवट लेना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा ने करवट ली, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही है। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठ बैठी और सुराही से पानी उड़ेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, तुम अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ बोला, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आ गए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा बोली, ये रुपए मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ बोला, तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपए की परवाह नहीं रही। रमानाथ बोला, अपने भाग्य को कोसती होगी। जालपा ने कहा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरतें रोएं जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं। जालपा ने प्रेमपूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं है। एक एम में है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी, पर वैश्यागामी, तीसरा घर घुस्सू है और बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है तो मैं इससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे ना करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि ना था कि रुपया आपको लौटा दो। मैंने सराफ को तकीद करने के लिए उससे रुपए ले लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपए भेज दे। उस थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर ना आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना ना कर दे, या घर पर मिले ही नहीं, या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दामोमदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती? कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधे की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं
और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरिया बदल कर कहा, तो का 4 हाथ गोड़ कर ले। कामे से तो गवा रही। बाबू मेम साहब के 3 रुपया लेबे का भेजिन रहा। जालपा बोली, कौन मेम साहब? कहार बोला, जॉन मोटर पर चढ़कर आवत है। जालपा बोली, तो लाए रुपये? कहार बोला, लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो रहा है। दौड़त दौड़त गोड़ पिराए लगा। जालपा ने कहा, अच्छा, चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपये लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे न लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा बोली, मैंने तो कह दिया था रुपया दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्द मंगवाने की क्यों सूझी? समझी होगी इन्हें मेरा विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपये नहीं मंगवाए थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज्यादा है। उसने आप ही आप भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपये बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपये रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम। देखो तो आंखें ठंडी हो जाए। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, बाबूजी, सेठ ने रुपये के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ, कैसे रुपये? मेरे यहां किसी के रुपये नहीं आते। प्यादा बोला, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गए, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है, बात बिगड़ने पर रुपये दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 है बाबूजी। दयानाथ की आंखें मस्तक तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक मालूम नहीं। प्यादा बोला, मालूम क्यों नहीं, पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूं। प्यादा बोला, हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती है। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखे सो जाना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो? रमा पिता की आत्मा का घोर अपमान न कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा बोला, हमारे रुपए दिलवाइए, हम चले जाएं, हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ ने कहा, तुम ना जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी, जब गिरह में रुपये ना थे तो चीज लाए ही क्यों, और जब लाए तो जैसे बने वैसे रुपये अदा करो। कह दिया नालिश कर दो, नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह, तुमको यही सूझी क्या
कि एक बारगी इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली। कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी। और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत ही बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक कितना बिगड़ रहे हैं। आपसे रुपये मांगने जाऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, यह तो आप ही की करनी का फल है। आप ही के प्राप का प्रायश्चित कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र के वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वह इस समस्या की ओर व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यही शब्द अगणित बगलों की भांति चारों ओर से उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार ना कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी है। रमानाथ ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ रुपये दिए हैं। जालपा बोली, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद ना की थी। और मान लो मैं दो चार बार कहती भी तो तुम्हें समझ बूझकर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी चार बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तो मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चढ़ आया था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाए। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो? कोई वेश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों ही की साथिन हूं। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द ना निकला। दफ्तर का समय आ गया था। भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। रामेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने इसका कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झटपटाकर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपये है उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए ना मांगे थे। वह जानता था कि जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं, भय होता था।
कहीं वह फिर ना उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी। ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ, दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपये पाकर फूला ना समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपये की फिक्र करनी थी, वह कहाँ से आएंगे। भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, दो चार फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा फेर लिया। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। देखते हैं रमा के दफ्तर में क्या होता है कल के भाग में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।